तमाम इलेक्ट्रोपैथ बंधुओं को डॉक्टर सुदाम प्रसाद सिंह का नमस्कार। आज मैं आपको भारत में इलेक्ट्रोपैथी के पढ़ाने के लिए जो किताबें प्रचलित हैं उस प्रचलित किताब में जो इलेक्ट्रोपैथी के गुण धर्म और विशेषताएं बताई गई हैं उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो गुण धर्म किस केमिकल के हैं। भारत में प्रचलित, भारत में नहीं विदेशों में भी जो प्रचलित इलेक्ट्रोपैथी की किताब में है वो अमूमन डॉक्टर एन एल सिन्हा के मुख्यतः एन एल सिन्हा की लिखी हुई मेटेरिया मेडिका है, फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी। जिस किसी भी ने भारत में दूसरी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की जो किताब लिखने का प्रयास किया है वो उनका कम या अधिक नकल है। उसके अलावा किसी ने भी अपना ब्रेन नहीं लगाया कि इस किताब में जो औषधियों के विषय में कहा जा रहा है वो कितना वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है या नहीं, तो किसी ने नहीं सोचा। जितने भी भारत के तमाम इलेक्ट्रोपैथ हैं सभी अपने प्रैक्टिस के दरमियान में एक साथ कई औषधियों को मिलाते हैं। अकेला जो बहुत पारंगत हो चुके हैं, जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है, वही सिंगल मेडिसिन से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं सिंगल मेडिसिन से प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे डॉक्टर संगीता हजारे नागपुर वो सिंगल मेडिसिन से करते हैं, राकेश झा पटना वो सिंगल मेडिसिन से ट्रीटमेंट देते हैं। यानी सिंगल मेडिसिन भी करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। वो जो इलेक्ट्रोपैथी को समझा है, जिसने नहीं समझा वो एक साथ उनका बहुत कई औषधियाँ होती हैं। मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। जैसे RCI-14 कई औषधियों का कॉम्बिनेशन है, उसमें कम से कम 65 पौधे इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब कभी सोचा कि एक साथ जब मैं कई औषधियों को मिलाता हूँ तो कोई तीसरी औषधि बन जाती है? नहीं बनती है। क्यों? इसलिए कि हर औषधि अंग की अपनी अपनी जगह पर काम करती है और यह गुण एक केमिकल दूसरे केमिकल को रिएक्ट करके न्यूट्रल नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता, समाप्त नहीं करता है। वो गुण किसी ने सोचा कि किस केमिकल में है। वो केमिस्ट्री में के हिसाब से कौन सा केमिकल है जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं? वो है एंजाइम। एंजाइम ही वो आप कई औषधियों को एक साथ मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं और रिजल्ट मिलता है वो एंजाइम की वजह से। अगर एंजाइम ना होते तो आपस में रिएक्ट करते, न्यूट्रल हो जाते, कुछ दूसरी बात बन जाती। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रोपैथी के औषधियों को कहा है कि विषहीन है। कभी सोचा कि केमिस्ट्री में कौन सा ऐसा केमिकल है जो पौधा में जो ऐसे विषहीन है? अल्कलाइड आप लेंगे 20 मिलेगा, फल्वोनाइड से लेंगे 20 मिलेगा, गम्स मिलेगा, फिर मिलिटेनी मिलेगा, गम्स 20 मिलेगा। आप जिस स्तर पर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उस स्तर पर सिर्फ एक केमिकल है जो विष नहीं है। वो क्या है? एंजाइम। एंजाइम है जो विष नहीं होता है। अब किताबों में वर्णन है कि इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ रंगहीन है। कभी सोचा कि पौधा का कौन सा केमिकल है जो रंगहीन है? वो एंजाइम। आपके किताबों में वर्णन है कि किताबें स्वादहीन है। आपने कभी सोचा कि पौधा में कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका स्वाद नहीं है? कुछ भी खट्टा मीठा तीता कुछ न कुछ स्वाद मिलेगा। वो एंड प्रोडक्ट होता है और एंड प्रोडक्ट का स्वाद होता है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ एंड प्रोडक्ट नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्ट हैं। और प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? एंजाइम, जिसको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं। गंधहीन, आपके किताबों में वर्णन है कि इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ गंधहीन है। वो क्या है? एंजाइम। एंजाइम का कोई गंध नहीं होता है। आपके किताबों में वर्णन है कि पेशेंट को दवाई सेवन के काल में खटाई परहेज कराया जाए। कभी आपने सोचा कि पौधा में कौन सा ऐसा केमिकल है जो खटाई में निष्क्रिय हो जाता है? वो है एंजाइम, जो एक सर्टेन pH मान पर काम करता है। हर एक एंजाइम का अपना अपना pH मान होता है, उस pH मान पर ही करता है। कभी आपने सोचा कि इलेक्ट्रोपैथी की दवाई
ऑम्स मैटी ने अल्कोहल में नहीं इस्तेमाल कर पानी में इस्तेमाल किया था। क्यों किया था? एनएल सिन्हा ने किताबों में कभी पानी के विषय में कभी नहीं लिखा, वो गोली के विषय में लिखा है। पानी में व्यवहार किया जाता है इसलिए कि अल्कोहल का पीएच वैल्यू 2.8 to 3 होता है। वो भी अल्कोहल में इस्तेमाल नहीं करना भी बताता है कि एंजाइम है। खटाई इस्तेमाल नहीं करना भी बताता है कि एंजाइम है। विष नहीं होना भी बताता है कि एंजाइम है। गंधहीन होना भी बताता है कि एंजाइम है। स्वादहीन नहीं होना भी बताता है। रंगहीन होना भी बताता है कि एंजाइम है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किताबों में जो वर्णन है उसमें है कि औषधि को संरक्षित रखा जाता है। रखने का टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। कभी आपने सोचा कि पौधा का कौन सा ऐसा केमिकल है जो इस टेम्परेचर सक्रिय रहता है? वो है एंजाइम। एक तरफ एनएल सिन्हा ने लिखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है, और दूसरी पन्ने में क्या लिखा है मालूम है? लिखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ प्लांट प्रोसेसिंग के लिए डिस्टिलेशन और कोहेशन इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ जब टेम्परेचर की बात की जाती है कि 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है तो डिस्टिलेशन 100 डिग्री पर होता है। अल्कोहल दूध 781 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंटिंग है। कभी आपने सोचा? नहीं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा फॉर्मेटेशन है। मैं कमेंट बॉक्स में भेज रहा हूँ कि व्हाट इज फॉर्मेटेशन, क्या है, उससे क्या होता है, फॉर्मेटेशन की उपयोगिता क्या है, ये कमेंट बॉक्स में दूंगा। कमेंट बॉक्स आप जरूर पढ़ेंगे। अब समझ में नहीं आता है कि एक तरफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों को 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखने की बात की जाती है, और जब आईडीसी के यहाँ दरखास्त लगाने की बात होती है तब कहते हैं कि कोहेशन और डिस्टिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं। बड़ा बताए तो ये दो रंगी बातें क्यों होती हैं? हमने 15 अगस्त को ऐलान किया था कि जो व्यक्ति डिस्टिलेशन से फार्मेसी करते हैं उनको मैं 1 लाख का अनुदान दूंगा। आज तक के कोई नहीं लौटा। अब बताइए, लोगों को बताते हैं कि कोहेशन और डिस्टिलेशन करते हैं और घर से कमरे के बंद में रहकर प्लांट टिंचर, होम्योपैथी नहीं कहूँगा इसलिए कि होम्योपैथी दुकान में मिलता है, होम्योपैथी का नहीं है। टिंचर किसी पैथी की नहीं होती है। टिंचर उस पैथी की होती है जो पैथी अपने कंसेप्ट के हेल्थ मेडिसिन ट्रीटमेंट के कंसेप्ट के आधार पर इस्तेमाल करता है, वो उसकी हो जाती है। एलोपैथी भी टिंचर इस्तेमाल करते हैं। बेलाडोना का पट्टी बनता है, एट्रोपिन आँख में आई ड्रॉप बनता है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो होम्योपैथी करते हैं ऐसा नहीं है। वो आइसोलेट कर दिया, एट्रोपिन आँख में दबा दिया, काम हुआ। लेकिन सोच क्या है? पौधा, और पौधा किसी का नहीं है, किसी पैथी का नहीं है। हाल तो होम्योपैथी में मेडिसिन का नाम ही नहीं है, बोटैनिकल नाम, अपने औषधि का नाम बोटैनिकल नाम दे दिया है, और उसी को नक्सभूमिका, एस्टाइकोन्स नक्सभूमिका। अब दवाई क्या है? नक्सभूमिका। अरे नक्सभूमिका पौधे का नाम है, आपके नक्सभूमिका में है क्या, ये बताइए। यही आपको भी बताना होगा। आईडीसी पूछेगा कि आपकी दवाइयाँ क्या है। किताब में जो वर्णन किया है एनएल सिन्हा ने, उसी के आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ एंजाइम है। ये 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखने पर एंजाइम ही होता है। अगर आप चना को भून दें और अंकुरन होगा से नहीं, अंकुरन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। जीव को सजीव रहने के लिए, जीव को सजीव रहने के लिए एंजाइम चाहिए। हर कोशिका एंजाइम बनाता है। एंजाइम के बिना लाइफ का संभव नहीं है। जहाँ एंजाइम है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ एंजाइम है। इसलिए मैं भैया कह रहा हूँ कि आप लोग भूल जाइए, कभी भी कोहेशन और डिस्टिलेशन के आधार पर आपको मान्यता नहीं मिलेगी। आप कोई भी खोजने के, आप राजस्थान का हवाला देते हैं ना, राजस्थान में आज तक कोई जांच कमेटी नहीं बनी। एक मिनिस्टर आया और दस्तखत कर दिया है, मान्यता दे दिया, और प्रोसेस डिस्टिलेशन, कोहेशन, बार बार डिस्टिलेशन की बात करते हैं। अब डिस्टिलेशन से क्या मिलता है? क्या कोई ऐसी पैथी है सिवाय शराब बनाने का, मेडिकल शराब बनाने को छोड़कर क्या कोई ऐसी पैथी है जो डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करता हो? नहीं करता है। द्राक्षाशो क्या है? शराब है। एलोपैथी हम आयुर्वेद बनाते हैं। अशोकारिष्ट क्या है? अरिष्ट
टिंचर है और वो कोहेशन डिस्टिलेशन से नहीं बनता है, आपके टिंचर से बनता है। इसलिए आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसी किताब में लिखा हुआ उसी को एक्सप्लेनेशन कीजिए, ब्रेन कीजिए। अर्जुन की तरह कृष्ण से सवाल पूछिए कि ये सच क्या है। जब तक अर्जुन के दिमाग में सही नहीं उतरता था तब तक कृष्ण की भी बात नहीं मानता था। मैं भी नहीं माना। हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि पौधों में आर्ट फोर्स है। हम कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है? कहा कि नहीं। हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो ऑर्गेनिक आप कोहेशन कैसे करें, सॉरी आउट फोर्स कैसे करें? आउट फोर्स तो वर्जिलियस ने कहा था, हौसी का चला बोहरा ने कहा दिया। पैरासेलस को लोग जोड़ते हैं, पैरासेलस उसका विरोध किया था। पैरासेलस को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जो उसकी जीवनी को पढ़िए, पढ़ने से होगा, कहने से नहीं होगा। और ज्ञान पढ़ने ही से होता है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरन डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अब किनारे बैठे रहिए, अब तमाशा देखते रहिए। सुदामा सिंह क्या था? सुदामा सिंह की लाइफ अब कितने दिन की है, लेकिन जो लिख के जा रहा हूँ 38 किताबों में वो अकाट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कल की पैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी होगी। आज विश्व के वैज्ञानिक सभी एंजाइम क्यों आ रहे हैं। जितने भी वैक्सीन बनते हैं विश्व में, चाहे जिस किसी भी वायरस के लिए, पहले भी आपको एक बात बता चुका हूँ कि गूगल पर गया, मैंने पूछा कि हाउ मेनी वायरस इन द यूनिवर्स। उसने कहा कि भाई आप आसमान में जितने तारे हैं उससे अधिक वायरस हैं, लेकिन उस वायरस को मारने के लिए सिर्फ एक ही दवा है, पौधे का है। एंजाइम हो या बछड़े के सीरम का एंजाइम हो। एंजाइम और इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पहला शब्द है इलेक्ट्रो, वो केमिकल कंपाउंड क्या है? काली म्यूर। आप कोई नहीं पहचानते हैं, जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं वो जान जाएंगे कि काली म्यूर माने पोटेशियम क्लोराइड है। सोडियम नाइट्राम्यूर, जो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करते हैं वो जान जाएंगे कि नाइट्राम्यूर माने सोडियम क्लोराइड। तो बिना सोडियम क्लोराइड, बिना इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड और एंजाइम के बिना कोई भी वैक्सीन नहीं बनता है। इसलिए कल की जो पैथी होगी वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी होगी। आप जड़ागाम से अध्ययन कीजिए, अपने पाठ्यक्रम में संशोधन लाइए। एक महाशय ने हमें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दे दिया। उनके किस बात पर? आपने साइंस में बहुत बड़ा लिखा, फार्माकोपिया का जो कंपेंडियम का जो पहला भाग लिखा है वो बड़ी एक ग्रेड का है। हम कहा कि भैया कोर्स में लगाओ ना। कोर्स में नहीं लगाया। हम कहा कि सारी किताबें मैं मुफ्त दूंगा। आज तक एड्रेस नहीं दिया और मुझसे कट गया। हमसे कट जाइएगा नहीं। अरे भैया कॉर्पिनस ने भी जब कहा था कि सूरज स्थिर है पृथ्वी घूमती है तो लोगों को कट गया, लेकिन सत्य तो वही है। सूरज स्थिर है पृथ्वी घूमती है और रात दिन होता है, हम देखते भी हैं, मौसम भी बदलता है। इसी तरह सुदामा सिंह की बात मत मानिए। कोई भी साइंटिस्ट के पहली बात को स्वीकार नहीं करता है, तब करता है जब विश्व करने लगता है। मैंने पहले भी कहा कि विजनर मैट्रिस साहब विजनर थे। उन्होंने देखा उनके जमाने में एंजाइम की खोज नहीं हुई थी। 1859 में उन्होंने पहली खेप निकली थी और प्रैक्टिस हुई थी। और जब 1890 में एंजाइम की खोज हुई थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ताज्जुब में आ गई कि इतनी जल्दी। अरे मुझे भूल रहे हैं, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा इंस्टेंट रिजल्ट देती है। एक्सटेम्पो बोलने में भूल जाता हूँ, इंस्टेंट रिजल्ट है। अब बताइए पौधा में कौन सा ऐसा केमिकल है जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है? वो एंजाइम है। इंस्टेंट रिजल्ट के कारण ही मैट्री ने कहा था कि पौधों में बिजली है। उस समय के लिए सच था, लेकिन जब विज्ञान विकास के पहिया पर आगे बढ़ा तो बात गलत हो गई। पौधा में होता है लेकिन मरे हुए पौधों में नहीं। जड़ से उखाड़े पौधों में बिजली नहीं होती है। बिजली है, अगर जगदीश चंद्र बसु ने भी पौधा में बिजली खोजा था तो जीवित पौधे में होता है, उखाड़े पौधे में नहीं। इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली वो जो हमारी दवा का इंग्रेडिएंट है, जानते हैं क्या? एंजाइम है। एक आपके पलक झपकते 1 सेकेंड के 10,000वें भाग में कोई बायोकेमिकल रिएक्शन करा देता है। एंजाइम इतना जल्दी करता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंजाइम कैटलिस्ट होता है। एक और एंजाइम की क्रिया रिवर्सेबल होती है। अब मैसिव डोज दे देते हैं, 8 दिन 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। क्यों? इसलिए कि एंजाइम की क्रिया रिवर्सेबल होती है। रिवर्सेबल क्रिया आप नहीं जानेंगे, इसलिए नहीं जाने कि बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा नहीं।
रिवर्सल क्रिया का मतलब है कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है तो एंजाइम उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और लीवर में पेसिमिस्ट रख देता है। और जब कभी डायबिटीज वाले पेशेंट को समझ लीजिए, जब ब्लड लेवल पर शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, वही ग्लाइकोजन, वही एंजाइम जो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलना था, वही एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के ब्लड के कंसंट्रेशन, शुगर के कंसंट्रेशन में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन सांद्रता को सामान्य कर देता है। यह है होम्योस्टैसिस। इसी तरह आप बात सुनते रहिए, समझते रहिए और खोजिए, अपनी तर्क बुद्धि को लगाइए, तर्कशीलता से सोचिए कि सच क्या है। और रिसर्च का तो साइंस का नाम ही है रिसर्च, अंतहीन रिसर्च ही विज्ञान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विज्ञान है। मैटी ने ये दर्शन दिया, हम साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लेन किया, 100 साल लगा और 100 साल बाद पब्लिक अपनाएगी। अभी 100 साल का मैं टारगेट रखता हूँ, 100 साल बाद इलेक्ट्रोपैथी ही, जितने मॉडर्न मेडिकल साइंस हैं, अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के दवा निर्माता को सुदामा सिंह का फार्मूला पता लग जाए, मैं बताएगा हूँ, मैंने पेटेंट नहीं कराया, ये लिख के दिया, मैं पेटेंट नहीं कराया, ये सार्वजनिक है। कोई भी साइंटिस्ट खोज करता है, जन कल्याण के लिए करता है, कोई भी आएगा हम बताएंगे। जो भी 10+2 BCB हैं, और सॉरी फार्मेसी करने के लिए मैथ ही पढ़ना जरूरी है, कैलकुलेशन जब करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, उन्हें 16 मार्च 2019 को घर पर बुलाया, 33-35 लोग आए, किसी ने भी फार्मूला को नहीं समझा। 15 अगस्त 1918 को भी हमने फार्मूला अपने व्हाट्सएप पर दिया था, कोई नहीं समझा। आप पूछेंगे बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन जानेंगे तब ना। a+b होल स्क्वायर और a²+2ab+b² कैसे होता है, जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आप कैसे समझेंगे। खैर, मेरा दरवाजा खुला हुआ है और किताबें भी सबको दिया, लेकिन अब +2 BCB को ही दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। और जो कोविशन करके फार्मेसी कर रहे हैं, अभी भी मौका है, आइए, हम आपको 1 लाख का आपको अनुदान दूंगा, लेकिन आपको एनालिसिस करके बताना है आपका फार्मेसी का जो मेडिसिन बनेगी उसको एनालिटिकल रिपोर्ट में चाहिए। विज्ञान कहेगा कि क्या साइंटिस्ट उसको लेबोरेटरी में हम चेक कराऊंगा, जब पता होगा कि हाँ डिस्टिलेशन से क्या हुआ है और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट है, तब ही वो 1 लाख का अनुदान मिलेगा। अभी स्टैंड कर रहा है, आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और अनुदान पा सकते हैं, लेकिन कोवेशन बताना पड़ेगा। और भैया, आपकी किताबों में एंजाइम का ही वर्णन है, उसके जितने गुण हैं, हमारे बायोकेमिस्ट्री में चले जाइए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप गूगल पर चले जाइए, नेट पर जाइए, पूछिए व्हाट इज एंजाइम, आपको बताएगा। अब मौका मिला, आपका कमेंट बॉक्स जरूर पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। आपका नमस्कार। 13-14 मिनट हो गए।